जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित में अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग बिहार पुलिस के सेशन को जो लगातार जारी रख रहे हैं, आप लोग के लिए जो है कि बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप सब इसका फायदा उठाकर आप लोग एक सीट पक्का कीजिए। बस हमसे यही हमेशा आपके जो है कि भगवान से हम दुआ करते हैं कि आपका जो एग्जाम दीजिएगा, आप एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीका से दीजिएगा, आपका दिमाग वहाँ पर बहुत अच्छी तरीका से काम करे और आपका रिजल्ट जो है कि PDF लिस्ट में जरूर आएगा। हम ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करते हैं कि आपके माता पिता के सपना जरूर पूरा होंगे। बस आप लगातार मेहनत कीजिए। आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर सब चीज पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपको हकीकत बात बताते हैं कि आपके माता पिता जी का जो सपना रहता है या हमारे माता पिता जी का जो सपना रहता है वो अपने बेटा पर या बेटी पर आस लगाए हुए है कि हम मेरा बेटा या बेटी कब सफल होगा, जो कि हम भी दूसरे को जाके बोलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी यानी कि जिस पे हम खर्च कर रहे हैं तभी तक इतना पैसा हुआ मेरा सफल हो गया। उसके बाद देखिएगा आपके माता पिताजी का कम से कम एज 10 साल जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर कोई मायने नहीं रह जाता है आपको पढ़ाने का। इसीलिए आप मेहनत कीजिए। अब चुनाव भी खत्म हो चुका है, तो आप लोग जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, फिर फिजिकल कीजिएगा, लेकिन आपको कम से कम 1 घंटा पढ़ते रहिएगा। अगर आप मेरा बात मान रहे हैं आप हकीकत में, तो समझ लीजिए कि आपको 1 घंटा तक फिजिकल के साथ भी आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कम से कम सबके पास फोन रहता है, फोन यूज कर सकते हैं और यूज करने के दरम्यान में आप रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसके बाद आपको बिहार SSC का एग्जाम होना है। अब डेट भी आ जाएगा, क्योंकि चुनाव वगैरह जो था सिस्टम वो खत्म हो चुका है। अब डायरेक्ट आपका अगले साल विधानसभा का चुनाव है और तुरंत ही आपको एग्जाम डेट बिहार पुलिस के बाद बिहार SSC का लेगा और उसके बाद जस्ट तुरंत आपको CGL 4 का भी एग्जाम ले लेगा और रेलवे का एग्जाम भी ले लेगा। अब कोई शक नहीं है। आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बार बार हमको एक ही बात बोलना पड़ रहा है, कारण यही है कि हमको मोटिवेट रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट अगर नहीं करेंगे 2-4 मिनट पहले, तो फिर समझ सकते हैं कि छात्र जीवन एक ऐसा जीवन होता है, खास करके कंपटीशन में, कि जब 1-2 बार असफलता मिलता है तो बच्चा निगेटिव हो जाता है, और जब निगेटिव हो जाता है तो फिर उसका पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि पढ़ाई छोड़कर वो जो है कि दूसरा काम धंधा में उतर जाते हैं। लेकिन आपको हिम्मत लगाना है, आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, इतना अच्छा से आपको जोर लगाना है मेरे साथ कि समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बशर्ते आपका मेहनत जो होना चाहिए वह ओरिजिनल मेहनत होना चाहिए, किताब के साथ होना चाहिए और दिमाग के साथ होना चाहिए। नहीं, इस बार हम एक सीट फोड़ के रहेंगे तो फोड़ के रहेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ हम लोग आज के बिहार पुलिस के जबरदस्त सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और बहुत ही आप लोग पूरा सेशन देखिएगा। आप पूरा सेशन देखिएगा तभी आपको फायदा करेगा। ये नहीं कि 2 मिनट तक देखे फिर दूसरा चीज हम काट के दूसरे चैनल पे देखने लगे या दूसरा चीज हम देखने लगे, तो उससे कहीं कुछ नहीं होगा। आप जिस भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं आप लगातार फॉलो कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसी चैनल पे आप फॉलो अगर रहिएगा तो आपको जो है कि सफलता मिल जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको जहां भी रहिएगा आपको लगातार रहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो अगर रहिएगा तभी आप कुछ मतलब आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है कि आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले साइंस से। तो साइंस में आज को आपको पहला सवाल बताना है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो एक आवेशित खोखले के अंदर जो याद रखिएगा गोला के अंदर में आवेशित का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वह कितना होता है? 0 होता है। और आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग के पास कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा और वोल्ट के बीच कितना डिग्री का अंतर होता है? तो याद रखिएगा धारा और वोल्टता के बीच 90 डिग्री का अंतर होता है। कितना डिग्री का अंतर होता है? 90 डिग्री का। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बता दिए और विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि
कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है? तो याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वह आपको गर्म और ठंडा को पहचानने में मदद करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है। और हमारे मस्तिष्क में भी पीयूष ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य को नियंत्रित करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के हार्मोन का भी स्राव करता है। इसीलिए याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और यह एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह हार्मोन का स्राव करती है, और बहिःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह एंजाइम का स्राव करती है, याद रखिएगा। और एकमात्र ऐसा ग्रंथि हमारे शरीर में है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं या पेंक्रियाज कहते हैं। और अग्नाशय जब खराब होता है तो एक बीमारी वहां पर होती है, तभी खराब होती है, जिसका नाम है इंसुलिन बीमारी। तो याद रखिए, इंसुलिन की कमी से जो होता है वह मधुमेह रोग होता है, और अग्नाशय उसमें खराब हो जाता है। और इंसुलिन का जो स्राव होता है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, और अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लूकोन नाम का एंजाइम स्रावित होता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन हो गया, और जो होता है आपका गामा कोशिका से, अग्नाशय के गामा कोशिका से सोमेस्टेटिन नाम का एंजाइम का स्राव होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। और बाल दिवस भी कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। लेकिन विश्व बाल दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को, 20 नवंबर को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एलपीजी। हम लोग जो घर में जो खाना बनाते हैं वह एलपीजी सिलेंडर से खाना बनाते हैं। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और याद रखिएगा, एलपीजी, ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है, ये एलपीजी गैस होता है, वह दो गैसों का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, जब घर सब में जब आग लग जाता है आपका जो है कि सिलेंडर में, तो हम लोग का बीपी हाई हो जाता है, यानी बीपी बढ़ जाता है। यानी बी और पी, यानी कि बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। याद रखिएगा, आज के बाद नहीं भुलाना है आपको, आज के बाद आपको एकदम नहीं भुलाना है। याद रखिएगा, जब गैस सिलेंडर में आग लगता है, यानी एलपीजी सिलेंडर में आग लगता है, तो आपका बीपी बढ़ जाता है, यानी बी और पी, यानी खाना बनाने वाले में ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। और वही आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें एक विशेष प्रकार का जो है कि गंध, जब यानी गैस का जब लीकेज होता है गैस, तो हमको हम जब सूंघते हैं तो हमको पता चल जाता है कि गैस का रिसा हुआ है, क्योंकि वो अलग महक होती है। वो जो अलग महक होती है वह कौन सा होता है गैस? तो याद रखिएगा, वह इथाइल मरकैप्टन होता है। क्या होता है? इथाइल मरकैप्टन होता है। और यह सल्फर का यौगिक होता है, सल्फर का यौगिक होता है। याद रखिएगा, उसी गंध के कारण हम लोग पकड़ लेते हैं कि वह एलपीजी सिलेंडर का रिसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। और आपका जो मीथेन गैस होता है वो गोबर गैस में प्रयोग करते हैं। गोबर गैस में कौन सा गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है मीथेन का सूत्र, याद रखिएगा। और मीथेन गैस जो निकलती है वह दलदली क्षेत्र के साथ साथ, याद रखिएगा, जो जुगाली करता है पशु, यानी जब भोजन को दोबारा चबाता है मुंह में बैठे बैठे, तो उनके मुंह से जो निकलती है वह मीथेन गैस निकलती है। और धान के खेत से भी कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और गोबर गैस प्लांट का जो आविष्कार किया था वह सीवी देसाई ने किया है। गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किसने किया है? सीवी देसाई ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है वह कौन सा मंडल होता है? तो आप लोग को बता दे कि रेडियो तरंग को जो लौटाता है, रेडियो तरंग को जो परावर्तित करता है वह आपका कौन सा मंडल करता है? तो आयन मंडल करता है। कौन सा मंडल करता है? आयन मंडल। आप लोग को बता दे कि हमारे वायुमंडल को कुल 5 परत में बांटा गया है। कितना परत में? कुल 5 परत में। 5 परत में से सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद फिर आपका मध्य मंडल होता है, उसके बाद फिर आपका आयन मंडल होता है, और सबसे लास्ट में आपका बहिर्मंडल होता है। क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। और बहिर्मंडल में ही विभिन्न प्रकार के, जो याद रखिएगा कि आपको जो है कि उपग्रह वगैरह या सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं।
वहीं सबसे नीचे का जो मंडल है वह क्षोभ मंडल कहलाता है और इंग्लिश में उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और याद रखिएगा क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल के किस मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल, क्योंकि वह पृथ्वी से सटा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो है कि जीव जंतु मनुष्य वगैरह निवास करते हैं तो इसका घनत्व अधिक है, यानी पृथ्वी से सटा हुआ है। तो इसीलिए एक और क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है, तो सबसे अधिक घनत्व जो होता है अधिक घनत्व वह पृथ्वी का होता है। किसका होता है? पृथ्वी का होता है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं क्षोभ मंडल का तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत हो गया। इसमें विभिन्न प्रकार के मौसमी घटनाएं हो गया, आंधी तूफान वर्षा वगैरह जितना होता है ये सब क्षोभ मंडल में होता है। वहीं अगर बात करते हैं समताप मंडल का तो समताप मंडल में एक विशेष प्रकार के परत पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो ओजोन लेयर कहते हैं या फिर ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत जो रोकता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्योंकि अगर पृथ्वी पे आएगा तो मनुष्य के स्किन में जो है कि प्रभाव कर देगा और त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका पराबैंगनिक किरण का तो पराबैंगनिक किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है उससे हम लोग को त्वचा कैंसर हो सकता है। और याद रखिएगा पराबैंगनिक किरणों को रोकने का काम कौन करती है, तो समताप मंडल में पाए जाने वाली जो परत होती है ओजोन परत वही उसको रोकती है। और ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन का जो गंध होता है वह सड़ी हुई मछली के तरह होती है। ओजोन गैस का जो गंध होता है वह सड़ी हुई मछली के तरह होता है और सड़े हुए अंडे के तरह जो गंध होता है वह हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है, H2S का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है ओजोन परत को मापने वाली इकाई का नाम क्या है, तो डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन में हम लोग ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुआ था जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं या मॉन्ट्रियल लेख कहते हैं। वहीं पर 16 सितंबर 1987 को विश्व के विभिन्न देश ने जुटकर जो है कि ओजोन परत का सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया। और तभी से लेकर याद रखिएगा कि आपका जो ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को याद रखिएगा। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को और एलर्जी दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। दोनों अच्छा सवाल था। अगर हम फिर बात करते हैं आपका जो है कि मध्य मंडल का तो मध्य मंडल हो गया सबसे बीच का मंडल। और आयन मंडल में विभिन्न प्रकार का जो है कि आपका ये रेडियो तरंग परावर्तित होता है और विभिन्न प्रकार का जो जेट यान वगैरह चलता है जितने भी आपका वो सब कहाँ चलता है, तो याद रखिएगा जेट हो गया आपका। विभिन्न प्रकार का जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो सब बहिर्मंडल में। और समताप मंडल में एक समान वायु रहता है, इसीलिए वहां पर आपका हवाई जहाज वगैरह यात्रा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना आपका अपवर्तन कहता है। और प्रकाश का अपवर्तन के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। और तारा जो टिमटिमाता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा का टिमटिमाना होता है। वहीं सूर्य का जो ललिमा दिखता है आपका सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वह आपका किसके कारण, तो याद रखिएगा वह आपका प्रकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकिरणन के कारण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग होता है वह बैंगनी होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वह लाल का होता है। और तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वह एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम। और तरंग दैर्घ्य को जो सामान्यतः हम लोग मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और याद रखिएगा कि तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं, तो ओ को। सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहते हैं और सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। और रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया है। लेकिन याद रखिएगा रक्त परिवहन का खोज किसने किया है, विलियम हार्वे ने। किसने किया है, विलियम हार्वे ने किया है, याद रखिएगा पक्का पक्की 1900 में। और इसी खोज के लिए 1928 में विलियम हार्वे को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और याद रखिएगा रक्त का अध्ययन जो कहलाता है वह हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन ओडोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो है कि आपका क्या बच गया, हड्डी से हड्डी जोड़ का अध्ययन जो कहलाता है वो ऑर्थोलॉजी कहलाता है। मांस का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग आंख का डॉक्टर ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहलाता है। वहीं याद रखिएगा मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बार बार आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है स्फिग्नोमेनोमीटर क्या मापता है, तो रक्तदाब मापता है, ब्लड प्रेशर मापता है स्फिग्नोमेनोमीटर। और याद रखिएगा ईईजी जो मापता है वह मस्तिष्क में हुए विकार का पता लगाता है। और ईसीजी जो है वह हृदय का पता लगाता है। और ईएमजी जो है यानी वह मांस का पता लगाता है। और ईओजी जो है वह आंख का, ओ यानी गोल टाइप का है, गोल यानी आंख, यानी ईओजी आंख हो गया, ईसीजी हृदय हो गया, ईईजी मस्तिष्क हो गया, और एम यानी मांस, यानी ईएमजी मांसपेशी हो गया। समझ में आ गया। और मांसपेशी की जो गणना करते हैं वह बीएमआई में करते हैं, बीएमआई में मांसपेशी की गणना बीएमआई में करते हैं। और बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। और त्वचा का जो रंग होता है वह मेलानिन के कारण होता है, याद रखिएगा। और ऊपर पर इसकी परत को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसीलिए त्वचा का अध्ययन जो कहलाता है वह डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव यानी T बराबर सूत्र होता है F/L। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन यानी T बराबर सूत्र होता है F/L, यानी फोर्स बटे होता है लंबाई, यानी बल बटे लंबाई। और बल का मात्रक हो गया न्यूटन और लंबाई का हो गया मात्रक मीटर। तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर हो गया पृष्ठ तनाव का मात्रक। समझ में आ गया। वहीं आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर और उस सेकंड जो मात्रक होता है वह आवेश का मात्रक होता है। वहीं याद रखिएगा कूलम्ब पर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो कूलम्ब पर सेकंड विद्युत धारा का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ एवं अभियंता एवं उद्योगपति का क्या नाम था, तो याद रखिएगा स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। उनके द्वारा 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया गया। और इन्हीं खोज के लिए आगे चलकर इन्हीं के नाम पर याद रखिएगा 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया है। याद रखिएगा 1901 से। और नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता था कुल 5 क्षेत्र में, लेकिन 1968 ईस्वी में यह नियम बना कि अब जो हम लोग नोबेल पुरस्कार प्रदान करेंगे कुल 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में। और छठा क्षेत्र जो बना था वह अर्थशास्त्र का क्षेत्र बना। और पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह 1969 से दिया गया। कब से दिया गया, 1969 से, यानी 1969 से। और यह नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस देश से, तो याद रखिएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और याद रखिएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यानी शांति शांति यानी सलो यानी ओस्लो यानी सलो याद रखिएगा। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो गया, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो गया। आप लोग खास करके राजधानी पे ध्यान दीजिएगा, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, ये सब बिहार एसएससी में अगर बैठिएगा तो 2-3 क्वेश्चन वहां से फिक्स होता है। तो आगे हम लोग ज्योग्राफी वगैरह लूसेंट सीरीज के माध्यम से भी करेंगे, तो वहां पर आपको हम कवर करवा देंगे। आपको हम जितना सवाल बताते हैं आप लगातार बनकर रहिएगा, फायदा होना एकदम तय है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है
किस रोग के उपचार के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो याद रखिएगा टीबी में। किस में दिया जाता है? टीबी में। और बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। और याद रखिएगा यह टीबी बीमारी यानी यक्षमा में दिया जाता है। और याद रखिएगा बीसीजी जो है उसका फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो टीबी दिवस मनाते हैं वह 24 मार्च को मनाते हैं, लेकिन टेलीविजन जो होता है देखने वाला वह वाला दिवस हम लोग 21 नवंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और नागरिक दिवस 19 नवंबर को। नागरिक दिवस या पुरुष दिवस या शौचालय दिवस ये सब 19 नवंबर को मनाते हैं। और इंदिरा गांधी का भी जो जन्म हुआ था वह भी 19 नवंबर को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गणना में सहायक गणित साधन के रूप में लघुगणक का खोज किसने किया था? लघुगणक यानी एल्गोरिदम, तो इसका खोज जॉन नेपियर ने किया है। किसने किया है? जॉन नेपियर ने। आगे बढ़ते हैं, रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया है? हेनरी बेकुरल ने। रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया है? हेनरी बेकुरल ने किया है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा बी कॉम्प्लेक्स में B1 आ गया, B2 आ गया, B3 हो गया, तो ऑप्शन में विटामिन सी रहा होगा यानी एस्कॉर्बिक अम्ल रहा होगा, तो वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी जो पाया जाता है वह मूत्र में पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। क्या है? आंवला है, जिसको शाक के भारतीय डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, आंवला को याद रखिएगा। और विटामिन सी जो है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं विटामिन का खोज किसने किया है? तो विटामिन का खोज 1911 में फंक ने किया था। और याद रखिएगा रेटिनॉल जो होता है वह विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई को हम लोग सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में सबसे पहले होता है, याद रखिएगा। और हमारे शरीर में जो होता है वह त्वचा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसका नाम है इर्गेस्ट्रॉल। इर्गेस्ट्रॉल जो हमारे त्वचा में पाया जाता है उसी में रिएक्ट करके, याद रखिएगा, सबसे पहले विटामिन डी का संश्लेषण होता है हमारे शरीर में। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है, तो हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन विटामिन डी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और विटामिन डी की कमी से एक बीमारी बहुत फेमस है जिसका नाम है रिकेट्स बीमारी। कौन सी बीमारी? रिकेट्स बीमारी। और रिकेट्स बीमारी जो होता है वह हड्डी को प्रभावित करता है। और इसी को हम लोग सुखार रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखार रोग कहते हैं। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। और किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? याद रखिएगा विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन होता है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकावालामिन होता है, याद रखिएगा। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी12 का रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर जो होता है वह टीन और सीसा का मिश्रण होता है। सोल्डर यानी टाका जो होता है वह आपका किसका किसका? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी का घनत्व होता है वह अधिक होता है, क्योंकि पानी जो उबलता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसीलिए याद रखेगा जल्दी खाना पकता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अक्र गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। और एकमात्र आपका अक्र गैस रेडॉन है, जो कि आपका सबसे अधिक भारी गैस होने के कारण जो है कि वायुमंडल में नहीं मिलता है। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्र गैस कौन है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो अक्र गैस है वायुमंडल में वह आपका ऑर्गन है 0.93%। और सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, याद रखेगा। और CO2 जो मिलता है 0.03%। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि हमारे शरीर में आरेखित पेशी कहाँ मिलता है? तो हमारे शरीर में जो आरेखित पेशी मिलता है वह गर्भाशय में मिलता है। कहाँ में मिलता है? गर्भाशय में मिलता है, याद रखेगा, आरेखित पेशी। और हमारे शरीर में एक अंग आपका तंत्रिका तंत्र है जो मस्तिष्क में मिलता है, उसमें आपका किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है
कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस बीमारी का जो है कि शरीर में हो जाएगा? तो याद रखिएगा टाइफाइड बीमारी। कौन सी बीमारी? टाइफाइड बीमारी। और टाइफाइड बीमारी जो है वह आंत को प्रभावित करता है और टाइफाइड बीमारी में बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट होता है। जैसे आपको पता है पश्चिमी ब्लड टेस्ट, पश्चिमी ब्लड टेस्ट जो होता है वह एड्स बीमारी में होता है और प्रतिवर्ष एड्स दिवस जो मनाते हैं वह 1 दिसंबर को मनाते हैं और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो याद रखिएगा पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो दिखाई देगी वह भूरी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? भूरी दिखाई देगी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में याद रखिएगा आपका स्थितिज प्लस गतिज दोनों होता है। याद रखिएगा। और छत पर दौड़ते हुए लड़का में भी याद रखिएगा स्थितिज और गतिज दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो बिना सल्क वाली मछली कैटफिश होती है। कौन होती है? कैटफिश होती है। आगे बढ़ते हैं। कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन। चाय में थीन, चाय में थीन। और चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम करती है। और याद रखिएगा चाय का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है वह लेटेराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। और कपास का उत्पादन होता है किस में? तो याद रखिएगा कपास का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक काली मिट्टी में। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात करती है। कौन करती है? गुजरात। और कपास जो मिलता है हम लोग को बीज से। किससे मिलता है? बीज से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप है। याद रखिएगा। एक बार फिर से, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास नर्मदा नदी के ऊपर भेड़ा घाट के समीप है। याद रखिएगा। और अगर बताएं आपको कि नर्मदा का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है तवा। कौन है? तवा। और तवा बांध जो है वह तवा नदी पे ही बना है। और याद रखिएगा तवा जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप जो है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। पहला महाद्वीप हम लोग का एशिया है। ये आपको काउंटिंग करवा देते हैं। एशिया हो गया पहला, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि देवदास किसकी कृति है? तो देवदास जो है वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। किसकी कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है कि आपका कृति है। याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दुर्गेश नंदिनी किसका पुस्तक है? तो दुर्गेश नंदिनी जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी का है। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी रासबिहारी बोस था। कौन था? रासबिहारी बोस था। याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। वहीं 1907 के जो सूरत अधिवेशन में जिसमें कि आपका दोनों अलग हुआ था आपका जो है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तो याद रखिएगा 1907 में जो सूरत अधिवेशन में अलग हुआ था तो याद रखिएगा उसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रासबिहारी घोष। यानी रासबिहारी घोष और रासबिहारी बोस दोनों अलग अलग है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगा था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था, अक्टूबर महीना में। याद रखिएगा। जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और यह जो आपातकाल लगा था यह राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्त आपातकाल 360 के तहत। याद रखिएगा। वित्त यानी जीरो तरह लिखते हैं। वित्त वह जो लिखते हैं जीरो लिखते
देखते हैं। और इकाई डिजिट याद रखिएगा, अनुच्छेद का भी 0 आता है, यानी 360 के तहत वित्त आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह 356 के तहत। और राष्ट्रपति शासन जो पहली बार लगा था वह पंजाब में लगा था, याद रखिएगा 1951-52 में लगा था। बहुत अच्छा सवाल है। और बिहार के अंदर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक 7 बार, कितनी बार? 7 बार लगा है, याद रखिएगा। और पहली बार 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 में, 1968 को लगा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वह जम्मू कश्मीर में लगा था। समझ में आ गया। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अलावा 365 में भी उल्लेख है। और वहीं पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 कहता है कि भारत के अंदर में जो भी राष्ट्रपति वर्तमान समय में काम कर रहे हैं अपने पद पर, वह जो भी काम करेंगे उसके द्वारा किया गया सभी काम वैध माना जाएगा या सही माना जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और याद रखिएगा वित्त आपातकाल अब तक 0 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन लगभग 125-30 बार लग गया है। यह नहीं पूछेगा आपको, लेकिन वित्त आपातकाल पूछेगा कितनी बार, तो बोलिएगा 0 बार। और राष्ट्र आपातकाल जो पहली बार 1962 में लगा था, यह 3 बार लगा है। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है, 1975 में लगा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंदर प्रथम राज्यसभा के जो सभापति थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्योंकि आपको पता है कि भारत संविधान का एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 64 है। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत के अंदर में जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो अब आप बता सकते हैं कि जो जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी बनते हैं। किस हैसियत के साथ? तो अनुच्छेद 64 के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप बताइएगा जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है, क्योंकि वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं भारत के। तो इसका मतलब भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। इसीलिए राज्यसभा के पहले उपसभापति, राज्यसभा के पहले सभापति जो बने थे वो आपके सर्वपल्ली जी बने थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक बार बार आपको बताते हैं। एक है इंडियन फिलॉसफी और दूसरा पुस्तक का नाम है आपका क्या? तो याद रखिएगा जो है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा सवाल है दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत कौन सी पहाड़ियां हैं? तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत जो है वह सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? सोमेश्वर की पहाड़ी है, याद रखिएगा, जो कि बिहार के अंदर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, काराकोरम राजपथ किन 2 देश को जोड़ता है? तो काराकोरम राजपथ जो है वह आपका हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंचा श्रेणी है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा श्रेणी का नाम काराकोरम श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका K2 है। क्या है? K2 है, ये जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा चीन और नेपाल के बीच, सॉरी, चीन और पाकिस्तान के बीच काराकोरम राजपथ जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है FTSE 100 किस देश का शेयर सूचकांक है? तो FTSE 100 जो है वह लंदन का है। कहां का है? लंदन का है। और सेट कहां का है? थाईलैंड का है। सेट कहां का है? थाईलैंड का। और तेन कहां का है? ताइवान का। तेन ताइवान, सेट थाईलैंड, सेट थाईलैंड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब मिप्टेल इटली, कोस्पी कोरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है। और चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह के साथ साथ भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह का भी उदाहरण है, याद रखिएगा। अब आपको 2-4-10 क्वेश्चन हम बंदरगाह पे बताते हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता है बंदरगाह पे भी क्वेश्चन। तो आप लोग को जो बंदरगाह पे अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है, आप लोग को हम बताते हैं 15-20 सवाल जो कि एग्जाम में आता है। आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में बंदरगाह जो होता है उसकी संख्या, जो बड़ा बंदरगाह है, जो इंटरनेशनल बंदरगाह है, उसकी संख्या 13 है। कितना है? 13। और 13वां नंबर का जो बंदरगाह बना है वह बधावन बंदरगाह बना है महाराष्ट्र के अंदर में।
बदावन बंदरगाह पूछेगा तो महाराष्ट्र मारिएगा, लेकिन बदावन रामसर साइट पूछेगा तो गुजरात मारिएगा। दोनों में बहुत डाउट है, आपको डाउट पहले बता रहे हैं। बदावन बंदरगाह, इन्हें कि हम बदावन बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में बंदरगाह का नाम ले रहे हैं। एग्जाम में पूछ देगा रामसर साइट तो आप मार दीजिएगा महाराष्ट्र, तो नहीं, रामसर साइट अगर बदावन नाम से पूछेगा तो आपको गुजरात लगाना पड़ेगा, और बदावन बंदरगाह पूछेगा तो आपको महाराष्ट्र लगाना पड़ेगा, जो भारत का सबसे नया बंदरगाह है। और बंदरगाह जो है उसमें से आप लोग को बता दे कि आपका जो नया बनाया हुआ बदावन जो है कि 13वां नंबर का बना है। और कुल छोटे बंदरगाह की संख्या लगभग 20 है, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह आपका भारत में कौन है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, याद रखिएगा। और मुंबई बंदरगाह के ही बगल में याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को याद रखिएगा एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, तो नहावा शोभा बंदरगाह। नहावा शोभा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कि मुंबई बंदरगाह के बगल में है। एक मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या फिर कौन है, तो आप लोग बताइएगा, जो है कि आपका नहावा शोभा बंदरगाह। वहीं भारत का सबसे प्राचीन या पुराना बंदरगाह कौन है, तो मारिएगा चेन्नई। चेन्नई एक किस प्रकार का बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। और वो जो कि आपका डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे चौड़ा स्थान पर फैला हुआ जो बंदरगाह है, यानी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वह पूरा एकदम सपाट है, यानी चौड़ा स्थान पर फैला हुआ है, तो याद रखिएगा वह भी विशाखापट्टनम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कौन है, तो भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह जो है वह कलकत्ता बंदरगाह है। और कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और कलकत्ता बंदरगाह के ही भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग भारत का एकमात्र जो है कि आपका ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो कंडला। और कंडला बंदरगाह का नया नाम जो कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, समझ में आ गया। वहीं अगर बात करते हैं भारत का एकमात्र फ्री स्टेट बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा वह आपका फ्री स्टेट भी कौन है, तो कंडला है। फ्री स्टेट भी कौन सा है, कंडला। लेकिन भारत का एकमात्र रसायन बंदरगाह कौन है, तो भारत का एकमात्र रसायन बंदरगाह जो है वह दाहेज है। कौन है, दाहेज है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पारादीप बंदरगाह कहां है, उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहां है, उड़ीसा में। अलेप्पी बंदरगाह कहां है, तो अलेप्पी बंदरगाह केरल में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मरमागांव बंदरगाह कहां है, तो मरमागांव बंदरगाह गोवा में है। कहां में है, गोवा में है, याद रखिएगा। मरमागांव यानी गोवा, मरमागांव यानी गोवा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि तमिलनाडु के अंदर में, तो तमिलनाडु के अंदर में भी विभिन्न प्रकार का बंदरगाह है। तमिलनाडु के अंदर में भी विभिन्न प्रकार का बंदरगाह है। जैसे कि आप लोग को बता दे कि तमिलनाडु के अंदर में जो बंदरगाह है वह आपका कौन सा बंदरगाह है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर में जो बंदरगाह है वह आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के अंदर में तूतीकोरिन बंदरगाह है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर याद रखिएगा चिदम्बरनार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, चिदम्बरनार बंदरगाह। और याद रखिएगा उसी के बगल में एक बंदरगाह है आपका कौन सा, तो याद रखिएगा आपका तूतीकोरिन हो गया। उसके बगल में आपका एक और बंदरगाह है जिसका नाम कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। और कामराज बंदरगाह जो नाम किया है वह नया में किया है, लेकिन उससे पहले जो उसका नाम था क्या था, तो आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कामराज बंदरगाह का नया पहले नाम क्या था। तो आप लोग को हिंट्स दे देते हैं, कामराज 4 अक्षर का है। और उसको जो नाम जो रखा गया है आपका जो पहले नाम था उसका वह भी 4 अक्षर का है। यानी कि तमिलनाडु के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के कामराज, ठीक है, के कामराज। तो के कामराज के नाम पर ही याद रखिएगा एक व्यक्ति बंदरगाह का नाम बदला गया है तमिलनाडु में, यानी कामराज 4 अक्षर का हो गया। और वो जो बंदरगाह होगा वह उसका नाम भी 4 अक्षर का है, आप लोग याद रख लीजिएगा, समझ में आ गया। और वहीं पर तूतीकोरिन बंदरगाह है, उसका नाम चिदम्बरनार। आप लोग हिंट दे दिए, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक
संपादककर्ता कौन है? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादककर्ता राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में आत्मसभा का आयोजन किया गया है, वहीं आत्मसभा का स्थापना किया गया है। 1825 ईस्वी में याद रखिएगा उनके द्वारा जो है कि वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया है। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया है। और ब्रह्म समाज जो था वह एकेश्वरवाद था, क्योंकि हिंदू को बढ़ावा देने की बात करते थे। और राजा राम मोहन राय को पश्चिमी शिक्षा का जनक भी कहते हैं, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय जो थे वो आपके बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था, समझ में आ गया। और उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अल हिलाल का संपादन किसने किया है, तो अल हिलाल एक पत्रिका था जिसका संपादन किसके द्वारा? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक का रचना किया था जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखेगा अबुल कलाम आजाद। और यही अबुल कलाम आजाद जो है कि भारत के पहले नंबर के जो है कि शिक्षा मंत्री बने थे, याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा अकबर के दौरान हुआ था। किसके समय हुआ था? अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, याद रखिएगा रजमनामा के नाम से हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता, याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा महाभारत का युद्ध क्षेत्र कहां था, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कावेरी जल विवाद निपटाने के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण बोर्ड का स्थापना कब किया गया है? 1990 में। और सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच है, तो तीस्ता जल विवाद जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। और तीस्ता जो सहायक नदी है वह किसका है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वह तिब्बत के मानसरोवर जिला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपी जो है वह एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है वह यूएनडीपी करता है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका स्थापना 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां में है? न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का मुख्यालय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनडीपी का जो है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यूएनडीपी का वर्तमान में अध्यक्ष अचीम स्टेनर है। कौन है? अचीम स्टेनर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वही अगर क्वेश्चन पूछेगा विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करती है? विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो विश्व आउटलुक रिपोर्ट जो है वह जारी करता है कौन? तो याद रखेगा आईएमएफ जारी करता है। कौन जारी करता है? आईएमएफ। और आईएमएफ और विश्व बैंक को अंतरराष्ट्रीय जुड़वा संस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ था। और याद रखिएगा विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था और आईएमएफ का स्थापना 1945 में हुआ था। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। दोनों का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो संत पुरंदरदास को। दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत को कहा जाता है, याद रखिएगा। और कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मुगल गार्डन कहां स्थित है, तो मुगल गार्डन जो स्थित है वह राष्ट्रपति भवन में है। कहां में है? राष्ट्रपति भवन में है, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है। और राष्ट्रपति भवन जो है वह रायसीना हिल के ऊपर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म और मृत्यु दोनों कहां हुआ था? तो कबीर का जो जन्म हुआ था वह लहरतारा काशी में, यानी कि आपका वाराणसी के अंदर में हुआ था, क्योंकि वाराणसी का पहले नाम काशी ही हुआ करता था। तो याद रखिएगा कबीर का जन्म लहरतारा काशी में हुआ था। और कबीर का जो मृत्यु हुआ था वह महगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। महगढ़ उत्तर प्रदेश में। और आपको जो है कि एक क्वेश्चन बताए थे कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह आपका कहां हुआ था? जो है कि पटियाली में हुआ था। कहां हुआ था? पटियाली में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। कब किया गया? 1973 में। और बंबई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में। कब किया गया? 1995 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? 2000 में। अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? 2000 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है। अगला सवाल, यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा रेड क्रॉस दिवस तो 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। और रेड क्रॉस का स्थापना 8 मई 1863 को किसके द्वारा? तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बताना है, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस जो मनाते हैं वह कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, सॉरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को ही है, लेकिन राष्ट्र पर्यटन पूछेगा तो 25 जनवरी। अब बताएं हम कैसे क्लियर किए यहां पर, क्योंकि हम माइंड में सेट कर लिए हैं। हम लोग जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन मनाते हैं, यानी मतदाता के रूप में जाके पर्यटन करते हैं, यानी घूमते हैं। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ राष्ट्रीय लेवल का हम लोग पर्यटन मनाते हैं, यानी 25 जनवरी को। तो जब मेरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी हो गया तो ऑलरेडी 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मना लेंगे। तो ये सब जुगाड़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में पहला वनस्पतिक उद्यान नेशनल बॉटनिकल गार्डन है जो किस राज्य में है? तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वह कलकत्ता में है। कहाँ में है? कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया है। और ज्ञान यानी जिस व्यक्ति को ज्ञान रहता है वह शांत रहता है। क्या रहता है? शांत रहता है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार शांत नाम के व्यक्ति को मिला है। और याद रखेगा, शांति प्रसाद जैन, शांति प्रसाद जैन। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना जो हुआ है वह कब हुआ है? तो 1961 में हुआ है, लेकिन पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया हुआ 1965 में प्रदान किया गया, याद रखिएगा। और 1965 में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत किया गया था, यह पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति बने थे वह श्री शंकर कुरूप बने थे, याद रखिएगा, अडाकुजाई नाम के पुस्तक के लिए। और याद रखिएगा कौन से भाषा में? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि अडाकुजाई नाम के पुस्तक के लिए मलयालम भाषा में मिला था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, याद रखिएगा। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत 1957 से हुआ है। कब से हुआ है? 1957 से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, नरगिस दत्त। क्या मारिएगा? नरगिस दत्त। यह राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी है। आगे बढ़ते हैं, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? तो धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। कौन है? कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक है। 2 पुस्तक बहुत फेमस है। सबसे फेमस है इनका दास कैपिटल। कौन सा पुस्तक है? दास कैपिटल। यानी कि इनका स्टेटमेंट था धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह बोला है कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने एक और स्टेटमेंट दिए हैं, जब भारत में ट्रेन का शुरुआत हुआ था 1853 में, तो इनका कथन था कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। तो यह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। और कार्ल मार्क्स का 2 पुस्तक आपको याद रखना एकदम आवश्यक है। पहला दास कैपिटल और दूसरा याद रखिएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जो लेखक है वह भी आपके कार्ल मार्क्स है। और दास कैपिटल के लेखक भी कार्ल मार्क्स हैं। और कार्ल मार्क्स का 2 स्टेटमेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय रेलवे ने विभिन्न प्रकार के समुदाय या विभिन्न प्रकार के धर्म के लोगों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि इससे हम यह चीज समझ सकते हैं कि जैसे आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो विभिन्न जाति धर्म के लोग जो है कि आकर आपस में बैठकर जो है कि आप लोग सफल यात्रा को जो है कि पूर्ण करते हैं। तो क्या आप यह कहते हैं कि आप जो है कि इस्लाम धर्म से हैं या हिंदू धर्म से हैं या फिर सिख धर्म से हैं तो आप लोग अलग अलग बैठिए? ऐसा तो रेलवे भी नहीं करती है, नहीं तो आपके मन में ऐसा कोई जो है कि भेदभाव रहता है। तो इसका मतलब है कि सभी जाति धर्म के लोग एक जगह आकर बैठे हैं, यह भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यह चीज कहने वाला जो व्यक्ति था वह कार्ल मार्क्स था। और कार्ल मार्क्स का संबंध जर्मनी से है। कहां से है? जर्मनी से, याद रखिएगा। और इनका दूसरा स्टेटमेंट था धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। इसका मतलब धर्म पर यह बात करते थे, समझ में आ गया। और यह एक प्रकार का जो है कि हाईलाइट दार्शनिक के रूप में भी काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के जो लेखक है वह जवाहरलाल नेहरू है और इनके द्वारा दो पुस्तक याद रखिएगा। सबसे फेमस पुस्तक इनका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही इनका एक और पुस्तक इससे भी फेमस है जिनका नाम है आपका ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री याद रखिएगा। यह बहुत फेमस पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में पहला संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 1951 में किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री जो थे भारत के वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ यानी अपना कंट्री अपना जीवन, इस पुस्तक के जो लेखक है वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे, याद रखिएगा। यह बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। वही अगर आपसे पूछेगा इटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इटर्नल इंडिया यानी ई से इटर्नल, ई से इंदिरा गांधी, ई से इटर्नल, ई से इंदिरा गांधी यानी इटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मारिएगा इंदिरा गांधी। समझ में आ गया? और इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया नारा का नाम है, इंदिरा गांधी के द्वारा जो दिया गया नारा है वह है सरमेव जयते। क्या है? सरमेव जयते। और भारत के अंदर में जो है कि लेडी आयरन के नाम से इंदिरा गांधी को ही जानते हैं। और इंदिरा गांधी की हत्या याद रख लीजिएगा आप लोग 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या जसवंत सिंह के द्वारा कर दिया गया था, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार, याद रखिएगा 1966 में। कब बनी थी? 1966 में बनी थी, याद रखिएगा। और इनको भारत रत्न जो दिया गया है 1971 में। कब दिया गया है? 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी बनी है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? और इंदिरा गांधी का जन्म याद रख लीजिएगा 19 नवंबर, यानी कहने का मतलब जिस दिन लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिस दिन लक्ष्मीबाई की जन्म हुई थी उसी दिन इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ था। मतलब दोनों साथ ही डेट याद रखिएगा 19 नवंबर को, 19 नवंबर यानी कहने का मतलब आपका 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ था आपका जो है कि मनु, यानी कहने का मतलब आपका ये आपका क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई का या झांसी की रानी का, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, याद रखिएगा। उनका जन्म हो गया 19 नवंबर 1828 को। और इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को, 19 नवंबर 1917 को, यानी जिस साल रूसी क्रांति हुआ था ना उसी साल इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। और जब इनका निधन आपका हो गया 31 अक्टूबर 1984 को, तो तब भारत के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी। और जस्ट अगले साल 1985 में इन्होंने एक संविधान संशोधन करवाएगा जिनका नाम रहेगा 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके तहत आपको दल बदल को जो है कि विधेयक को पारित करेगा। और दल बदल विधेयक का मतलब हो गया कोई पार्टी जैसे भी चुना हुआ है तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जब कोई व्यक्ति जाएगा या सांसद विधायक, तो उसका सदस्यता रद्द हो जाएगा, यानी कि वह वर्तमान में 2/3 भाग पर लागू होता है, याद रखेगा। और जब यह पारित किया गया था यानी दल बदल विधेयक, तो वह 1/3 भाग पर लागू होता था। और वर्तमान में यह आपका बात जो लागू होता है यह 2/3 भाग पर लागू होता है 52वां 1985 में। समझ में आ गया? यह हो गया आपका दल बदल। और दल बदल को जो जोड़ा गया है वह 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। और 9वीं अनुसूची हो गया आपका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय पहला संविधान संशोधन यानी भूमि सुधार। और आपका 10वां अनुसूची में दल बदल यानी 2 से 10वीं, 2 से दल बदल, और यह जोड़ा गया 52वां 1985 में। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उसको जोड़ा गया पंचायती राज को। किसको जोड़ा गया? पंचायती राज को जोड़ा गया। वही 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर निगम या नगर पालिका को जोड़ा गया अनुसूची 12 में। और नगर पालिका को कार्य करने के लिए कुल कितना विषय? तो आप लोग को याद रखना है 18 विषय। और पंचायती राज या 11वीं अनुसूची को जो काम करने के लिए दिए हैं कुल 29 विषय। कितना विषय? 29 विषय। और याद रखिएगा पंचायती यानी कि आपका पंचायत का जो गठन किया गया है वो, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में, तो 243 में। लेकिन ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में। यह डीपीएसपी का चीज है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? और पंचायती राज के अंतर्गत याद रखिएगा भारत का पहला राज्य राजस्थान बना था नागौर जिला, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को लागू किया था। और भारत
भारत के अंदर में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। और भारत में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो याद रखेगा 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अंतिम रूप से मोहर मारकर जो है कि पूरे भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में भारत के अंदर में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो इसका मतलब बताइए कौन कौन, तो आपको हम ट्रिक दिए हैं मेमना। क्या दिए हैं? मेमना, यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बाद बाकी जो आपका 25 राज्य बचा उस 25 राज्य में है। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तर का है। कितने स्तर का है? 4 स्तरीय है। और सिंपली जो देखा जाता है पंचायती राज व्यवस्था वह त्रिस्तरीय देखा जाता है। एक जिला स्तर पे, एक प्रखंड स्तर पे और एक आपका ग्राम स्तर पे देखा जाता है। और ऐसा जो सिफारिश किया था त्रिस्तरीय, वह बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन 1957 में किया गया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग तैयारी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक सीट लेना है तो लेना है। इसीलिए आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। सफलता मिलना तय है, तभी आपको समाज में इज्जत मिल पाएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।